ये स्टेप्स हैं आपने याद रखने। Hence we define the electrostatic induction as, अब हम इसकी डेफिनेशन ये करेंगे। डेफिनेशन क्या? In the presence of a charged body an insulated conductor develops positive charge at one end and negative charge at the other end. This process is called the electrostatic induction. Or you can, आप इसको बेटा मजीद छोटा कर सकते हो। The process of development of opposite charges on the opposite ends of a insulated conductor in the presence of a charged body is called electrostatic induction. The development of opposite charges in the presence of a charged body at the ends of insulated conductor is called the electrostatic induction. The process of producing like charges at one end and the unlike charges at the other end of an insulating conductor in the presence of a charged body is called the electrostatic induction. Explanation of the electrostatic induction. The phenomena can be explained in terms of free electrons. इस पूरे फिनोमेना को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी मदद से? Free electrons. Explanation of the electrostatic induction. The phenomena can be explained in terms of free electrons. When the negatively charged body is brought near the end of insulated conductor, it repels the freely. अगर यहाँ पे हम negatively charged body ले आते हैं, for example, if we ये दो मेटालिक स्फीयर्स थे जो कि इंसुलेटेड स्टैंड्स के ऊपर रखे हुए थे। अब आपने क्या किया? यहां पे हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले, नेगेटिव चार्ज है इसके, तो यहां पे कौन से चार्जेस डेवलप होंगे? पॉजिटिव, और यहां पे नेगेटिव। आपने क्या किया? इन दोनों को सेपरेट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज बॉडी। यहां पे नेगेटिव चार्जेस थे और यहां पे पॉजिटिव चार्जेस ही रहेंगे, और इस स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्जेस सारे के सारे ट्रांसफर हो चुके होंगे और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इसके ऊपर। और यहां पे जब आप रॉड को पीछे करेंगे तो एट द लास्ट आपको दो गोले मिलेंगे। इसका पॉजिटिव चार्ज इस पूरे के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसका नेगेटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉब्लम दिस इज द फिगर नंबर ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? सो सेकंड में क्या बनता है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर द एंड ऑफ द इंसुलेटेड कंडक्टर, इट रिपेल्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर एंड। इन दिस वे वन एंड ऑफ द इंसुलेटेड कंडक्टर In this way, one end of the insulated conductor becomes electron deficient. इस तरह क्या होगा? जो आपके insulated conductors हैं उनका एक सिरा जो है, अब मैंने ये दो की बात की थी, वैसे वो किसकी बात कर रहे हैं? एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी? ये आपने इसके इस सिरे के करीब नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लाया तो इसके इस सिरे पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इस सिरे पे इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दिस वे वन एंड ऑफ द इंसुलेटेड कंडक्टर becomes electron deficient and the other becomes electron deficient. The one end of the insulated conductor becomes positively charged and the other becomes negatively charged. So this is because of the redistribution of the freely moving electron inside the metallic conductor or insulated conductor. Now जी इलेक्ट्रोस्कोप क्या है जी? अब हमने पीछे चेक किया था कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज मौजूद हो और हमने पता करना हो चार्ज क्या मौजूद भी है कि नहीं है और उसकी नेचर क्या है, हमारे पास कोई टूल नहीं था। तो फिर हमने एक मेथड डेवलप किया कि अगर दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर दे तो हम कहेंगे दोनों पे सेम चार्ज है। रिपल्शन शोर टेस्ट लिया, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस था, तो एक डिवाइस डेवलप की गई जिसको नाम दिया था इलेक्ट्रोस्कोप का। इलेक्ट्रो मीन चार्ज और स्कोप मीन टू डिटेक्ट, टू व्यू। तो ये डिवाइस दैट इज यूज्ड टू an instrument which is used for the detection of charge and testing the nature of charge present on a body is called the electroscope. Working principle का electrostatic induction।
अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के कितने हिस्से हैं, या मैं पहले आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बड़ा कुछ मौजूद है। Gold leaf electroscope. The gold leaf electroscope consists of a brass rod with a brass disc at its top and with two gold leaves, strips of cut metal foil at the other end. The rod is inserted through a rubber or plastic stopper into a glass container. The tin foil inside and the wooden base make the electroscope more effective. Uses of the इफेक्टिव क्यों बनेगी? अभी आप देखेंगे कि जब आप कोई चार्ज बॉडीज के करीब लेके आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से वो इस मेटल के सिरे पे अपना अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगी। तो इस सिरे पे क्या होगा, अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहाँ ले आऊं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इस फॉइल के ऊपर, जैसे बाल नहीं होते, ये बालों की तरह की दो छोटी छोटी पतरियां होती हैं, तो इन दोनों पतरियों के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस एंड पे सेम चार्ज आएगा। अब इन दोनों एंड्स पे सेम चार्ज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फैल जाएंगे। अब जब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इन दो पतनियों के ऊपर, जो कि आपकी एल्यूमिनियम फॉइल की बनी हुई होती हैं या एल्यूमिनियम की बनी हुई होती हैं, इनके ऊपर अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। ये इनको खींचती है, नतीजतन इसकी डाइवर्जेंस बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। gold leaf electroscope to detect and measure the charge on a body. The body to be tested. ये यूज होती है क्या करने के लिए, चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी नेचर का पता करने के लिए। अब जिस बॉडी को आपने चेक करना है कि वो चार्ज है या नहीं। Uses of the gold leaf electroscope to detect and measure the charge on a body. The body to be tested is touched to the brass disc of an uncharged electroscope. तो अगर आपने ये चेक करना बॉडी पे चार्ज है या नहीं, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब ले आए, बॉडी को टच करें या उसके करीब ले आए। अगर जो लीव्स है वो क्या कर जाए, डाइवर्ज कर जाए, इसका मतलब बॉडी चार्ज थी, उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अपोजिट एंड्स पे अपोजिट चार्जेस डेवलप किए हैं। गोल्ड लीव्स की डाइवर्जन बताएगी बॉडी चार्ज है। अगर ना करे तो बॉडी न्यूट्रल है, उसने कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नहीं की। If the body is charged, the leaves of the electroscope diverge. The amount of divergence of the leaves is a measure of the amount of charge on the body. To find the nature of charge on a body. For this, it is first necessary to charge the electroscope positively or negatively. अब जब आपने बच्चे नेचर चेक करनी है चार्ज की बॉडी के ऊपर, कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, आप इलेक्ट्रोस्कोप को पहले चार्ज करें। अगर सिर्फ डिटेक्ट करना बॉडी पे चार्ज है या नहीं, तो इलेक्ट्रोस्कोप के न्यूट्रल रहने दें, लाके टच करें। अगर इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स डाइवर्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब बॉडी पे चार्ज है। अब पहले इलेक्ट्रोस्कोप को जब आप चार्ज करेंगे उसके लीव डाइवर्ज कर जाएंगे, चाहे पॉजिटिवली करें चाहे नेगेटिवली। पॉजिटिवली कैसे चार्ज करेंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाएं और इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क से टच कर दें। वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की करेगी, टच होने पे इसकी जो रॉड है, ब्रास डिस्क है, उस इलेक्ट्रॉन्स को सक करेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेगी, तो इसकी जो डिस्क है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ जाएगी, लिहाजा पूरी की पूरी जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। मतलब अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से टच करें, दैट इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन आपने निकाल ली है, ठीक है, खींच ली है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने टच कर दी है, चार्ज बॉडी से टच करके जो बेटा चार्जिंग होगी दैट इज द बाय कंडक्शन। विदाउट टचिंग आप उधर चार्जेस इंड्यूस करवाना, दैट इज द इंडक्शन। ये कंडक्शन है। अगर आपने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से टच करें, इलेक्ट्रॉन निकालना है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिवली चार्ज करना, नेगेटिवली चार्ज बॉडी से टच करें। नेगेटिवली चार्ज बॉडी अपने पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स और रिपल्जन की वजह से, क्योंकि इस पे तो इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन क्यों नहीं है, वो इसके अंदर पंप करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये भी नतीजे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो पहले आपने चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद इसके लीव्स डाइवर्ज कर जाएंगे। अब आपने नेचर चेक करनी है, चार्ज बॉडी को लेके आए,
पहले चेक किया था चार्ज है, अब उसकी नेचर चेक करनी है, करीब लेके आए, टच ना करें, करीब लाएंगे, अगर लीव्स की डाइवर्जेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, लीव्स की डाइवर्जेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसका मतलब ये है, बागों से सुनना, इसका मतलब ये है कि जो बॉडी पे चार्ज है, जो बॉडी पे चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्कोप की नेचर के अपोजिट है। वो इलेक्ट्रोस्कोप के, जो इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्ज है, इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज, आप एक बॉडी इसके करीब लेके आए, एक बॉडी इसके करीब लेके आए, इसके लीव्स की डाइवर्जेंस क्या होगी, कम होगी, इसका मतलब उस बॉडी पे इलेक्ट्रोस्कोप के अपोजिट चार्ज है। और अगर लीव्स की डाइवर्जेंस मजीद बढ़ जाए तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्कोप पे और बॉडी पे सेम चार्ज है। Done by touching the brass disc of the or negatively necessary to charge the body. अब सुनो, For this, it is first necessary to charge the electroscope positively or negatively. सही है, This is done by touching the brass disc of the electroscope with a positively or negatively charged body. The leaves acquire the same charge as on the charged body and diverge. Let us assume that the electroscope is negatively charged. Now, bring the body to be ये पहला केस है, पहले मैं नेगेटिवली चार्ज है, बॉडी को करीब लेके आए, tested, close to be charged and diverge. Let us assume that the electroscope is negatively charged. Now, bring the body to be tested close to the brass disc of the electroscope. If the divergence of the leaves increases, it has the same charge as the electroscope. समझ आया? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि अगर बॉडी को आप इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आ रहे हो और चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डाइवर्जेंस बढ़ रही है, तो हम कहते हैं दोनों पे सेम चार्ज है, ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो तो आ रहे हैं उसके ऊपर सेम ही तो चार्ज आ रहा है, दोनों पे चार्ज गया, सेम। तो डिस्क के ऊपर क्या होगी, रिपल्जन, वो रिपल्जन नीचे भी ट्रांसफर होगी। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी डेफिशिएंसी, उसके पास भी क्या, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, समझ आ नहीं है? या ये नेगेटिवली चार्ज थी, एफिशिएंसी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी, उसके पास भी, दोनों डाइवर्ज करेंगे, सॉरी दोनों रिपेल करेंगे। रिपल्जन की वजह से क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के ऊपर एक फोर्स लगेगी, इस पे भी नेगेटिव चार्जेस है, इस पे भी क्या नेगेटिव चार्जेस, इस पे भी नेगेटिव चार्जेस, इसके इलेक्ट्रॉन जिसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जाके कहां फोर्स लगाएंगे, नीचे लीव्स पे। जाके यहाँ पे रिपेल होंगे। जो चार्ज इसके ऊपर है वही चार्ज अगर इसके ऊपर है तो दोनों चार्जेस रिपेल करेंगे, नतीजतन अगर यहां ये चार्जेस आके इनको रिपेल करते हैं क्योंकि सेम है दोनों, तो ये चार्जेस क्या करेंगे, यहां से डिस्प्लेस होकर वहां जाके भी रिपल्जन पैदा करेंगे, लीव्स मजीद डाइवर्स कर जाएंगे। और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता तो ये करती, अट्रैक्ट करती, नीचे जाके अट्रैक्ट कर, नहीं, ये नीचे जाना नहीं है, नीचे तो यहां का सब नीचे शो होगा। अब अगर ये अट्रैक्ट कर दी इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से कहां आते, ऊपर आते और इसके करीब इकट्ठे होते, अट्रैक्शन जो हो रही है, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, ये लीव्स करीब हो जाते हैं, डाइवर्जेंस कम हो जाती, प्रॉब्लम किसी को। That is negative in this case. If the divergence of the leaves decreases, it has the opposite charge as on the electroscope. That is positive charge in this case. Clear हुआ? So this was all about the electroscope. Working principle electrostatic induction. It works on the principle of electrostatic induction. Construction of electroscope. Electroscope consists of a brass rod which has a brass disc connected to its upper end on ठीक है। पहली बात तो एक ब्रास रॉड है और उसके अपर एंड पे एक डिस्क है, हाँ एक ब्रास डिस्क जो है वो लगी हुई होती है, एंड टू वेरी थिन गोल्ड लीव्स अटैच टू इट्स लोअर एंड, और दो बहुत ही पतले पतले सोने के बने हुए वर्ग यहाँ नीचे लगे हुए होते हैं इसके साथ। दिस असेंबली, ये सारा का सारा जो आपका कट है, ये सारा का सारा जो कलेक्शन है, इज माउंटेड, इसे
माउंट कर दिए, चेन चढ़ा दिया, लटका दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। इनसाइड ए ग्लास जार है, ग्लास जार के अंदर विद द हेल्प विद द ब्रास डिस्क प्रोजेक्टेड आउट, और जो ब्रास डिस्क होती है उसे बाहर रखा जाता है। ये आपकी दोनों, ये थोड़ी वाज़ेह थी, मैंने इसलिए ये डाल दी, और ये भी आपकी वही है कि ब्रास डिस्क बाहर और ये सारा कुछ आपको नजर आ रहा है। ए थिन aluminium foil is pasted on the lower portion of the inner surface of the jar. This foil is grounded by means of copper wire. तो एक बहुत पतली सी एल्यूमिनियम की फॉयल को इसकी बेस पे लगाया जाता है और उसको एक तार के जरिए से जमीन से जोड़ दिया जाता है। उससे क्या होगा, जैसे ही इन लीव्स के ऊपर चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये इस पे चार्ज इंड्यूस करेंगे। अब अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे इंड्यूस करेंगे। नतीजा क्या निकलेगा, इस वायर की वजह से जमीन से इलेक्ट्रॉन्स इस फॉयल पे आके इसको नेगेटिवली चार्ज करेंगे। नतीजे में डायवर्जेंस मजीद बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम किसी को डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बाय द इलेक्ट्रोस्कोप, तो ब्रिंग द बॉडी नियर द disk of the uncharged electroscope. If the diverge if the leaves of the electroscope diverge, the body is charged, otherwise not charged. So charging of electroscope, अब electroscope ने आपने चार्ज करना, तो मैंने कहा था you want to charge the electroscope positively, touch the disk with a positively charged body. अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, आप क्या करें, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से इसकी डिस्क को टच करें। ये क्या करेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, ये न्यूट्रल है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, सारे मूव कर रहे हैं। लेकिन ये क्या करेगी, उनसे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी और उस वक्त तक खींचती रहेगी जब तक यहां पे पॉजिटिव चार्ज की मिकदार और रॉड पे पॉजिटिव चार्ज की मिकदार सेम ना हो जाए। आप पीछे कर लें, अब आपकी जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडी से अगर आप डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप को टच करेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रोस्कोप को टच करेंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। प्रॉब्लम किसी को। So for charging electroscope, positively touch the disc of the neutral electroscope. Then the electroscope will be positively charged. With positively charged body. Then the electroscope will be positively charged. For charging the electroscope negatively, touch the disc of the neutral electroscope To the with negatively charged body. charged body. Then the electroscope will be negatively charged. Determining the nature of the charge on the body. So first of all, for checking the nature of the charge on the body, you will have to charge the electroscope. So bring the charged body near the charged electroscope. If the divergence of the leaves increases, ये है की चीज है, then the body has the similar has a charge similar to the electroscope. जो बॉडी पर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोस्कोप के सिमिलर होगा। उसके बाद क्या जी, bring the charged body near the charged electroscope. If the divergence of the leaf decreases, then क्या होगा, then the body have चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्कोप, वो इलेक्ट्रोस्कोप के अपोजिट होगा। आइडेंटिफाइंग द कंडक्टर्स, लेकिन यहां से हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से ना सिर्फ पहली बात तो चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी नेचर भी बता सकते हैं। चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का न्यूट्रल होना जरूरी है। चार्ज की नेचर का पता करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज होना जरूरी है। इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि कोई बॉडी जो है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। इन बातों का भी आप मतलब बॉडी की नेचर भी आप बता सकते हैं। वो कैसे, इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करें और चार्ज करने के बाद वो न्यूट्रल बॉडी पकड़े और इलेक्ट्रोस्कोप के साथ टच कर दें। अगर तो इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीड्स उनकी डाइवर्जेंस फौरन खत्म हो जाए, मतलब क्या हुआ, उस कंडक्टर ने सारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का रास्ता दिया। कंडक्टर था ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा देगा। क्लियर हुआ। कंडक्टर जैसे ही आप टच करेंगे वो कंडक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्कोप पर मौजूद सारे चार्ज को फ्लो करने का रास्ता दे देगा। अगर इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज होगी तो जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो उस कंडक्टर और आपकी बॉडी के जरिए से क्या करेगी, जमीन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगी और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देगी। और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो आपने जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ कंडक्टर है
उससे वो जो चार्जेस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे स्टोर्ड है वो अपनी म्यूचुअल रिपल्जन की फोर्स की वजह से वहां से फ्लो करके बाहर आ जाएंगे और जमीन को मुंतकिल हो जाएंगे, नतीजतन इलेक्ट्रोस्कोप फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और अगर ये इंसुलेटर हुआ, प्लास्टिक की रॉड से टच करें, अब प्लास्टिक से तो करंट मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन फ्लो, जैसे आपकी वायर इनके ऊपर एक प्लास्टिक इंसुलेशन चढ़ी होती है, आप पकड़े आपको करंट नहीं पड़ता, यही वजह है ना, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को एक इंसुलेटर से टच करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स जो है वो ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपने टच किया, डाइवर्जेंस कम हो रही है लेकिन बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, द बॉडी इज सेमीकंडक्टर नॉट द गुड कंडक्टर, ठीक है। पढ़े तो टच द डिस्क ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद द बॉडी अंडर टेस्ट। If the divergence of the leaf decreases rapidly, then the body is good conductor. If the divergence of the leaves decreases gradually, then the body is not a good conductor. And if the divergence of the leaves remains same, then the body is good insulator. Problem जी। So ये अब आपकी बुक से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का सारा लिखा हुआ पॉइंट समझ आ गए, इसको खुद रीड कीजिएगा, इन्हीं पॉइंट्स को अरेंज करके मैंने वहां लिखा, ठीक है। तो चाहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो फिर आगे। डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, ये भी सारा पढ़ा दिया। चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप, फिर डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, आइडेंटिफाइंग द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कूलम। अच्छा बच्चे एक बात जरा मेरी गौर से सुने, हम लोगों ने, अब मेरी बात गौर से सुनना, ज्यादातर 9th क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा वो मैथ्स के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? मैसेज के बारे में। और फिजिक्स के पहले चैप्टर से डायनामिक्स तक हम लोगों ने मैथ्स को मेजर करना, ठीक है, मैथ्स की मेजरमेंट, मैथ्स की प्रॉपर्टीज ये वगैरह सीखी, उसको एक्सेलरेट कैसे किया जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग पहुंचे चैप्टर नंबर 5 में, तो वहां पे हमने ये देखा कि जो मैसेज है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। और ये किसने बताया था हमें? किसने बताया? बिल्कुल ठीक है, हमें न्यूटन ने बताया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बताया था कि मैसेज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विदाउट ए कॉन्टैक्ट, चाहे कॉन्टैक्ट हो या वो अट्रैक्ट करते हैं। एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी विद ए फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज and inversely proportional to the square of distance between them. This is the Newton's law of gravitation. यही था ना कि every mass, every body in this universe attracts the other body with a force. यहाँ तक बात थी। लेकिन बच्चे कूलम्स लॉ बिल्कुल जैसे वहां पे हम मैस को समझते थे, यहाँ पे चार्ज को मैस से रिप्लेस करो। सारी आपकी स्टडी जो आपने मैसेज पे की हुई है उसे ट्रांसफर कर दो चार्ज पे। याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद रखना चार्ज वो काम कर रहा होता है जो आपकी काइनेमेटिक्स में या डायनामिक्स में मास कर रहा होता है। नहीं समझ आया? जो काम मैस ग्रेविटेशन में कर रहा होता है या काइनेमेटिक्स में कर रहा होता है, वही काम चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर रहा होता है। रिप्लेसमेंट हो गई। मुझे फॉर्मूला लिखवाएं फिर। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है जी? बच्चे फोर्स तो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाएगी जी। यहां पे चार्ज आ जाएगा Q, इसकी जगह पे क्या आएगा? मतलब देखें मेरी बात सुने, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ की क्या डेफिनेशन है? सबसे पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि बॉडी पे फोर्स लगेगी तो बॉडी की मोशन में चेंज आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज या एक्सेलरेशन। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आगे उस एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। याद है? जो एक्सेलरेशन बॉडी में पैदा होगा फोर्स की वजह से, जो कि फोर्स के सिम्प में होगा, वो बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। फॉर ए अगर आप एक फोर्स
एक ज्यादा मास की बॉडी पे लगाते हैं और वही फोर्स एक कम मास की बॉडी पे लगाते हैं, तो ज्यादा मास की बॉडी में कम एक्सेलरेशन पैदा होगा और वही फोर्स कम मास की बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा करेगी। क्लियर हुआ? ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बात समझ आई नहीं है? सिमिलरली आपको ये पता, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है तो क्या वो एक्सेलरेशन पैदा नहीं करेगा दूसरे चार्ज? करता है। जमीन किसी चीज पे फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। आप ऊपर से कोई चीज छोड़े वो बॉडी एक्सेलरेट करती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से, स्मॉल जी से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके कोर्स में, अदरवाइज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही बात अब आपने माइंड में रखनी है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स चीजों में एक्सेलरेशन पैदा करती है, ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल फोर्स भी चीजों में एक्सेलरेशन पैदा करती है और उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सेलरेशन और उसको शो किया जाता है कैपिटल ई से। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ए को रिप्लेस किया किससे? कैपिटल ई से। सो दिस इज द equivalent of Newton's second law of motion in the electrostatics। कि चार्ज पर लगने वाली फोर्स बराबर होती है चार्ज मल्टीप्लाई द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज बिकॉज ऑफ द फोर्स। प्रॉब्लम सो हियर वहां पे हमें फोर्स की शिद्दत एक्सेलरेशन बताता था, ठीक है, कि बॉडी पे फोर्स कितनी लगी, एक बॉडी पे फोर्स ने कितना असर दिखाया वो एक्सेलरेशन बता रहा था। यहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स किसी चार्ज पे कितनी लगी वो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी बताएगी। दैट इज द इलेक्ट्रिकल एक्सेलरेशन। प्रॉब्लम किसी को? सो हियर द न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज F is equal to m, it becomes F is equal to QE, where the Q is acting like a mass। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ में मास जो काम कर रहा था, यहां पे चार्ज जो काम करेगा। प्रॉब्लम किसी को? चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। नहीं समझ आ? क्लियर हुआ? मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सोचे, मैथ ज्यादा होगा एक्सेलरेशन कम पैदा होगा, ज्यादा पैदा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट इतना याद रख ले, ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है। फोर्स की जगह पे फोर्स, मैथ की जगह पे क्यू और एक्सेलरेशन की जगह पे ई, फिलहाल के लिए। फिर बात करेंगे इसके बारे में। प्रॉब्लम किसी को? जिस बॉडी पे चार्ज आ रहा है उसका भी तो मास होगा ना, ये नहीं होगा? तो फिर उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अच्छा, कूलम्स लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अभी आपने मैं बताया कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी विद ए फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses of body and inversely proportional to the square of distance between the centers, between the centers। प्रॉब्लम किसी को? अब अच्छे जो बात मैं करने जा रहा हूं वही स्टेटमेंट जहां आप मैसेज का प्रोडक्ट ले रहे थे वहां पे आप चार्जेस का प्रोडक्ट ले दें, डिस्टेंस वाली बात वही रहेगी। बढ़िया, वी नो दैट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। लेकिन मजे की बात यह है कि ग्रेविटेशन में मैसेज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स में फर्क यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन की फोर्स होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपल्जन की भी हो सकती है और अट्रैक्शन की भी हो सकती है। ठीक है, सो पढ़ते हैं जी आगे। अब इसको क्वांटिटेटिवली स्टडी करना, तो कूलम ने इसको स्टडी किया था। वी नो दैट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज। हमें पता है कि अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स जो है वो अमल करती है दो चार्ज बॉडीज के दरमियान में। दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन देम, कि या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। हाउ इज दिस फोर्स अफेक्टेड? इस फोर्स पे क्या असर पड़ता है? When the magnitude of charge on the two bodies or the distance between them is changed। अगर ये सादा काम में यह कहा जाए कि इस फोर्स को हम लोग किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, what is the way to control this force? If you want to increase this force, if you want to decrease this force, so what are the factors that will control the magnitude of this force? So the factors are the magnitude of charges जिनके दरम्यान में अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स है, एंड द सेकंड फैक्टर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स।
So, in order to find the answer of these questions, a French scientist Charles Coulomb in 1785 experimentally established the fundamental law of electric force between two stationary charged particles. बात को पढ़ना, between two stationary charged particles. तो बात समझ आई? नहीं आई? फिर पढ़ो. उसने एक्सपेरिमेंटली स्टैब्लिश किया एक फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड, यहां पे बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस कहना चाहिए था. बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस. क्या मतलब है इसका? इसके अंदर बहुत बड़ी दुनिया आबाद है. इसके अंदर कूलम्स लॉ की सारी रिस्ट्रिक्शंस भरी पड़ी. ये कूलम्स लॉ जो है उसके ऊपर कितनी लिमिटेशंस हैं. किसके बारे में था? चार्जेस के कौन से चार्जेस के बारे में? स्टेशनरी स्टेशनरी चार्जेस के बारे में. मतलब वो चार्जेस जो एट टेस्ट रेस्ट होंगे. अगर चार्जेस मूव कर गए तो कूलम्स लॉ उनके लिए वैलिड नहीं है. पहली बात, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द स्टैटिक चार्जेस नॉट द मूविंग चार्जेस. नंबर 2, द चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस. इसका क्या मतलब है? पॉइंट चार्जेस का मतलब यह है कि दो चार्जेस जो है उनके सेंटर्स के दरमियान में जो फासला है वो उनके अपने साइजेस के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा होगा. समझ आ गया? मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं. जमीन और सूरज के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले में जमीन का साइज कितना? ना होने के बराबर. ना होने के बराबर. मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास $1 अरब है और मेरे पास $1 है. उसकी दौलत के मुकाबले में मेरी दौलत क्या है? एक पॉइंट है. ना होने के बराबर. यही चीज वहां पे क्लियर हुआ कि अगर चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान जो फासला है वो उनके अपने रेडियस से, अपने साइज से बहुत बड़ा हो जाए तो देन द चार्जेस आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्जेस. प्रॉब्लम किसी को? तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है. मतलब हमने उस चार्ज का मैस जो है उसे कंसीडर नहीं करना. हम कहते हैं वो मैसलेस पार्टिकल है. ठीक है, सिर्फ चार्ज हमने बात करनी है. मैस को कंसीडर हमने नहीं करना. प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? आगे हो चलते गया हैं. भाई. तो लिमिटेशंस ये है कूलम्स लॉ की. स्टेशनरी चार्जेस के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में वैलिड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में वैलिड नहीं होगा, पॉइंट चार्जेस पे वैलिड है. ठीक है, आगे चलते हैं. डेफिनेशन, उससे पहले फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं. क्या डेफिनेशन दी? एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी विद ए फोर्स. फोर्स से अट्रैक्ट करती है. हम कहेंगे एवरी चार्ज इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर चार्ज विद ए फोर्स. वी कैन से दैट विल रिपेल. दैट मे कैन रिपेल. वो दैट कैन रिपेल. और रिपेल. ठीक है. So you can say that every charge in this universe applies a force on another charge. Both things are contained in this statement. अब force apply करने का मतलब ये है कि वो attract भी करेगा, repel भी कर सकता है. There are two possibilities. So every charge in this universe applies a force on another charge. ठीक है? जी. The magnitude of that force is directly proportional to the product of चार्जेस charges and inversely proportional to the square of distance between the सेंटर. centers of charges. वही बात है. मैसेज को चार्जेस से रिप्लेस करते. बस सुनिए. डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of charges and in nature ने साइन में डाला ना, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. The force of attraction or repulsion between two charges or the point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. और ये डिस्टेंसेस कहां से कहां तक मापे जाएंगे? दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कहां से कहां तक मापा जाएगा? इस चीज पे मैंने काफी डिटेल्ड बात की थी 9th क्लास में.
दो मासेस के दरम्यान में जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहां से कहां तक होता है? तो यहां पे क्या होगा? बिल्कुल ठीक आ रही है, सेंटर्स बिटवीन द सेंटर्स। प्रॉब्लम किसी को? आगे चलते हैं जी। सो देयरफॉर मैथमेटिकली क्या जी? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the force between two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between the charges. For example, we have Q1 here, this is Q2, let us suppose they are both positive, तो इसके सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का जो फासला है वो दिस डिस्टेंस इज आर, इसके स्क्वायर के आपकी फोर्स क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, and the force is directly proportional to Q1 times Q2. By combining these two, 1 and 2, we will have F is directly proportional to Q1 times Q2 divided by R इसका मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट के मैंने आपको वेरिएशन के चैप्टर पढ़ाया हुआ 10th क्लास के मैथमेटिक्स में. So when this sign of proportionality will be replaced by equality, a constant will be here. ये कांस्टेंट यहाँ पे लगेगा, तो Q1 times Q2 divided by R square is equal to the electrical force between the two charges. This is the K क्या जी? This is जो equation number 3 is known as Coulomb law, इसको Coulomb's law कहते हैं. Where F is the force between the two charges at the point charges and is called the Coulomb's force or the electrical force. Q1 and Q2 are the magnitude of the two charges and R is the distance between the two charges. Figure number 13.10 जो कि हमने वहां बना दी, इसको 13.10 कह दो. ठीक है. K is the constant of proportionality. The value of K depends upon the medium. मैं यहाँ का मैग्नीट्यूड है परमिटिविटी, ठीक है, लेकिन ठीक है मीडियम, आपके लेवल पे मीडियम कम है. सो द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस. अब इसका क्या मतलब है बच्चों? देखें, दो चार्जेस जो है आपने उनको उठाया और वैक्यूम में रख दिया, खला में रख दिया, उनके दरमियान में एक फोर्स अमल कर रही होगी. अब आपने क्या किया? उनको उठाया, पानी में रख दिया. अब दोनों के दरमियान में क्या? वाटर. तो जो वो एक दूसरे के ऊपर वैक्यूम फोर्स लगा रहे थे, उस फोर्स में क्या आ जाएगी? रिडक्शन आ जाएगी, चेंज आ जाएगा. ठीक है. तो दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम की मौजूदगी की वजह से जो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स जो है वो चेंज होती है. ठीक है. और के उस फोर्स के चेंजेस के बारे में आपको बताएगा. ठीक है. तो समझ आ नहीं है? हाउ मच फोर्स ए चार्ज विल अप्लाई ऑन अनदर चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मीडियम. दिस द कांस्टेंट दैट विल टेल अस कि फोर्स में कितनी रिडक्शन आएगी. दैट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. उस कांस्टेंट को परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं, लेकिन आपके कोर्स में नहीं डिस्कस किया तो हम छोड़ देते हैं. द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन, सिर्फ आप इतना याद रखना कि जो K की वैल्यू है मीडियम डिपेंडेंट है बिटवीन द टू चार्जेस. If the medium between the two charges is air, अगर वो हवा हो, then the value of K is 9 multiplied 10 raised to the power 9. इतना आसान है, याद करना मुश्किल नहीं. न्यूटन मीटर इसके ऊपर कूलम स्क्वायर. प्रॉब्लम किसी को? Coulomb's law is true only for the point charges whose sizes are very very small as compared to the distance between them. So those charges whose sizes are very very small as compared to the distance between them are called the point charges. Problem. Or number 2, it is valid for the static charges. It is valid for the static charges, not the moving charges. Example, the two bodies are oppositely charged. दो बॉडीज है, उन पे मुखालिफ चार्जेस है. हमने चार्जेस की नेचर का नहीं करना, हमने मैग्नीट्यूड की बात की है. एक पे 500 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरे पे 100 माइक्रोकूलम चार्ज है. फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इन एयर इज 5 मीटर. नाउ द सॉल्यूशन इज, you have the data. What is Q1? 500 microcoulomb. What is Q2? 100 microcoulomb. 100 microcoulomb. 500 times 10 raised to the power minus 6 coulomb. 100 times 10 raised to the power minus 6 coulomb. Problem is zero. Now the distance that is d between them is 0.5 meters. We are going to determine the value of F, but first of all we write the value of K. Newton meter square per coulomb square. Now we are going to determine the value of force, because we know that Fe is
equals to Force is K equal to is equals to capital K K Q1 into Q2 divided by R D square. So F will be equal to K कितना? 500 times 10 raised to the power minus 6 multiply 10 raised to the power minus 6 6 divided by 100 ठीक है 0.5 whole square. After calculating you will have the result in newtons. ठीक है. Limitations of Coulomb's law, it is applicable on point charges and it is applicable on static charges.